क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या आपको भी एकांत में रहकर अपने विचारों को संवारने में सुकून मिलता है? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए ही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में इंट्रोवर्टेड लोगों की ताकत को पहचानने में मदद की है। यह किताब है सुसान केन की क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। सुसान केन ने इस किताब में दिखाया है कि कैसे इंट्रोवर्शन, जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, असल में एक बड़ी ताकत हो सकती है। इस किताब में यह भी बताया गया कि कैसे मौन के भीतर छुपी है एक क्रांति और कैसे इंट्रोवर्टेड लोग दुनिया में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इस किताब को 4 भाग में डिवाइड किया गया है जिससे और अच्छे से समझ आए। इस किताब में टोटल 11 चैप्टर्स है, तो चलिए सभी चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक मौन क्रांति। सुसान केन की किताब क्वाइट के पहले चैप्टर एक मौन क्रांति में लेखक समाज में एक्सट्रावर्शन की बढ़ती हुई महत्ता पर प्रकाश डालती है और बताती है कि कैसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही एक्सट्रावर्शन एक आदर्श के रूप में उभरने लगी। लेखक इस चैप्टर में बताती है कि कैसे औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण के कारण लोगों का जीवन बदल गया। पहले के समय में जब लोग छोटे कस्बों और गांवों में रहते थे तो व्यक्तित्व और नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों में बड़े-बड़े समूहों में काम करने की जरूरत पड़ी और तभी से एक्सट्रावर्शन को एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विज्ञापन और जनसंचार के माध्यमों ने इस एक्सट्रोवर्टेड आदर्श को और भी अधिक बढ़ावा दिया। विज्ञापनों में अक्सर ऐसे व्यक्तित्वों को दिखाया जाता था जो आत्मविश्वास से भरे हुए, खुशमिजाज और सामाजिक होते थे। इसने समाज में यह धारणा स्थापित की कि सफलता के लिए एक्सट्रोवर्टेड होना जरूरी है। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण और पब्लिक स्पीकिंग के कार्यक्रम लोकप्रिय हुए। ये कार्यक्रम लोगों को सिखाते थे कि कैसे उन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए ताकि वे अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बन सकें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी का भी उल्लेख है, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी पुस्तकें लिखी थीं। कार्नेगी ने अपने जीवन में एक्सट्रावर्शन की महत्ता को समझा और इसे अपनी किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों को सिखाती थीं कि कैसे दूसरों के साथ संबंध बनाना और उन्हें प्रभावित करना है, जो कि एक्सट्रावर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भले ही समाज में एक्सट्रावर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है, फिर भी इंट्रोवर्शन की भी अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति सोच विचार में गहरे होते हैं, वे गंभीरता से सुनते हैं और उनके पास रचनात्मकता और नवीनता की क्षमता होती है। चैप्टर 2, तेज और त्वरित। कैसे एक व्यक्ति ने एक्सट्रोवर्टेड आदर्श को जनमानस में उतारा। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में एक्सट्रावर्शन को समाज में एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। इस चैप्टर में लेखक कार्नेगी के प्रभावशाली कार्यों और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से लोगों को एक्सट्रावर्शन अपनाने के लिए प्रेरित करने की कहानी साझा करती है। लेखक डेल कार्नेगी की जीवन यात्रा का वर्णन करती है, जिन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया था लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण सफलता हासिल की। उनका मानना था कि आत्मविश्वास और लोगों को प्रभावित करने की कला के जरिए सफलता प्राप्त की जा सकती है। डेल कार्नेगी ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आप लोगों के साथ संबंध बनाकर और उन्हें प्रभावित करके सफल हो सकते हैं। इस किताब ने एक प्रकार से सामाजिक संपर्क और एक्सट्रावर्शन को सफलता का आधार बना दिया। इसके साथ ही उनके पब्लिक स्पीकिंग के पाठ्यक्रमों ने भी लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी सामाजिक कौशल को निखार सकते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में करिश्माई नेतृत्व का मिथक बढ़ने लगा। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि केवल वे लोग सफल हो सकते हैं
जो आत्मविश्वासी, आकर्षक और बोलने में कुशल है। इसने एक्सट्रावर्शन को समाज में एक आदर्श के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया। 20वीं शताब्दी में विज्ञापन उद्योग ने भी एक्सट्रावर्शन के इस आदर्श को और बढ़ावा दिया। विज्ञापनों में ऐसे लोगों को दिखाया जाता था जो आकर्षक, बोल्ड और आत्मविश्वास से भरपूर थे। इसने लोगों के मन में यह धारणा और भी मजबूत कर दी कि एक्सट्रोवर्टेड होना सफलता की कुंजी है। इन सब घटनाओं के परिणामस्वरूप समाज में एक बड़ा बदलाव आया। अब लोग एक्सट्रावर्शन को एक आवश्यक गुण मानने लगे और जो लोग इंट्रोवर्टेड थे उन्हें अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित किया गया। इसने इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के लिए कठिनाइयां पैदा की, क्योंकि वे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के खिलाफ जाकर समाज में सफल होने का प्रयास करने लगे। लेखक इस बात पर जोर देती है कि समाज में भले ही एक्सट्रावर्शन का आदर्श बन चुका हो, लेकिन इंट्रोवर्शन की भी अपनी ताकतें हैं। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपने गहरे विचारों, संवेदनशीलता और रचनात्मकता के माध्यम से भी सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, शांतचित्त, अबोध और मजेदार। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे आधुनिक समाज में समूहों में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है और इसे एक आदर्श कार्य पद्धति के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में लेखक यह भी बताती है कि कैसे यह न्यू ग्रुप थिंक या नई सामूहिक सोच कभी कभी रचनात्मकता को बाधित कर सकती है और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की क्षमता को कम कर सकती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्यस्थलों में समूहों में काम करने का चलन बढ़ा। इसे न्यू ग्रुप थिंक कहा गया, जिसमें विचार किया गया कि समूह में काम करने से विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है और समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकता है। लेखक इसमें यह तर्क देती है कि समूह में काम करने की यह पद्धति हमेशा प्रभावी नहीं होती। वास्तव में कुछ स्थितियों में यह रचनात्मकता को बाधित कर सकती है। जब लोग समूह में काम करते हैं तो वे अक्सर सामाजिक दबाव महसूस करते हैं, जिससे उनकी मौलिक सोच और रचनात्मकता प्रभावित हो सकती है। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के लिए एकांत में काम करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपनी सोच को गहराई से विकसित करते हैं और एकांत में उनकी रचनात्मकता का स्तर बढ़ सकता है। वे अकेले में बेहतर सोचते हैं और उनके लिए समूह में काम करने की तुलना में अकेले काम करना अधिक प्रभावी हो सकता है। लेखक ने कई अध्ययनों और शोधों का हवाला दिया है जो दर्शाते हैं कि कैसे एकांत में काम करना रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए स्टीव वोजनियाक, जिन्होंने अपने एकांत में काम करके पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया था, एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे एकांत में काम करने से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेखक यह भी सुझाव देती है कि कार्यस्थलों को अपने कार्य पद्धति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जबकि समूह में काम करने के फायदे हो सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को एकांत में काम करने के लिए समय और स्थान दिया जाए ताकि वे अपनी रचनात्मकता का पूरा उपयोग कर सकें। सामाजिक इंटरैक्शन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड व्यक्तियों दोनों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार काम करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। चैप्टर 4, जन्मजात विभाजन, इंट्रोवर्शन और एक्सट्रावर्शन के जीव विज्ञान के बारे में। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि इंट्रोवर्शन और एक्सट्रावर्शन के पीछे का विज्ञान क्या है। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे हमारे स्वभाव का एक बड़ा हिस्सा हमारे जीव विज्ञान से प्रभावित होता है और किस प्रकार हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली इंट्रोवर्शन या एक्सट्रावर्शन को आकार देती है। लेखक यहाँ स्वभाव, टेम्परामेंट के बारे में बात करती है और समझाती है कि यह कैसे हमारे व्यक्तित्व का आधार बनता है। स्वभाव हमारे जीव विज्ञान पर आधारित होता है, जो कि हमारे जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। यह हमारे मस्तिष्क की संरचना और इसके काम करने के तरीके से जुड़ा होता है। हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे अमिग्डाला कहा जाता है, हमारे स्वभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमिग्डाला मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भावनाओं, विशेषकर भय और चिंता को नियंत्रित करता है। इंट्रोवर्टेड लोगों में अमिग्डाला अधिक सक्रिय होता है, जिससे वे अधिक संवेदनशील होते हैं,
और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक ने इस चैप्टर में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेरोम कगन के अध्ययन का उल्लेख किया है। कगन ने बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि उनमें से कुछ बच्चे उच्च प्रतिक्रिया हाई रिएक्टिव थे, यानी वे बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील थे। ये बच्चे अक्सर इंट्रोवर्शन की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे कम प्रतिक्रिया लो रिएक्टिव थे, वे एक्सट्रावर्शन की ओर प्रवृत्त होते हैं। जबकि हमारे स्वभाव का एक बड़ा हिस्सा जेनेटिक्स आनुवंशिकी से आता है। लेखक यह भी बताती है कि पर्यावरणीय कारक भी हमारे स्वभाव को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक उच्च प्रतिक्रिया वाला बच्चा एक सहायक और प्रोत्साहन देने वाले वातावरण में बड़ा होकर अपने स्वभाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। हमारे स्वभाव का मतलब यह नहीं है कि हम निश्चित रूप से एक ही तरह से व्यवहार करेंगे। हमारे व्यवहार पर भी कई अन्य कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हमारे अनुभव, हमारी सामाजिक स्थितियां और हमारा व्यक्तिगत विकास। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति भी आवश्यकता पड़ने पर बहिर्मुखी व्यवहार कर सकते हैं और एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति भी शांत और गंभीर हो सकते हैं। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं और नए तरीकों से सोच और व्यवहार कर सकते हैं। मस्तिष्क में नए अनुभवों और सीखने के आधार पर परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, जो हमें अपने स्वभाव के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठाने में मदद करती है। चैप्टर 5, माँ की गोद से निकलकर समाज की गोद में, बचपन और इंट्रोवर्शन। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे एक बच्चे के व्यक्तित्व, विशेष रूप से इंट्रोवर्शन, का विकास होता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि माता-पिता की परवरिश और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं और कैसे ये कारक इंट्रोवर्शन को बढ़ावा या दबा सकते हैं। एक बच्चे का स्वभाव, विशेष रूप से इंट्रोवर्शन, बचपन में ही विकसित होने लगता है। यह स्वभाव केवल जीव विज्ञान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि माता-पिता की परवरिश, समाज और सांस्कृतिक वातावरण का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता एक इंट्रोवर्टेड बच्चे की संवेदनशीलता और उसकी जरूरतों को समझते हैं और उसे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर देते हैं, तो बच्चा अपने स्वभाव के साथ सहज महसूस करता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत, यदि माता-पिता बच्चे को एक्सट्रोवर्टेड होने के लिए दबाव डालते हैं, तो बच्चा अपने स्वभाव को दबा सकता है और उसमें आत्मसंदेह उत्पन्न हो सकता है। सांस्कृतिक कारक भी बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी समाजों में एक्सट्रावर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है, जहां बच्चों को सामाजिक और उत्साही बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके विपरीत, पूर्वी समाजों में इंट्रोवर्शन को अधिक सम्मान दिया जाता है, जहां शांति, आत्मसंयम और गहन विचारों को महत्व दिया जाता है। लेखक यह भी बताती है कि कैसे शिक्षा और सामाजिक वातावरण बच्चे के स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। स्कूलों में, जहां समूह गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता पर जोर दिया जाता है, इंट्रोवर्टेड बच्चों को अक्सर चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह जरूरी है कि शिक्षक और माता-पिता इंट्रोवर्टेड बच्चों के लिए एक सहायक और समझदार वातावरण प्रदान करें, जिसमें वे अपने स्वभाव के साथ सहज रह सकें और अपने तरीके से सीखने और विकास करने का अवसर प्राप्त करें। इंट्रोवर्टेड बच्चों के लिए समाजीकरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार समाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वे धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं और समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। माता-पिता और शिक्षकों की समझदारी भरी परवरिश और समर्थन से इंट्रोवर्टेड बच्चे भी सफलतापूर्वक समाज में घुल मिल सकते हैं। माता-पिता और समाज को इंट्रोवर्शन को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है और उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार पनपने का अवसर देना चाहिए। इंट्रोवर्शन एक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है जिसे समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। चैप्टर 6, रॉक स्टार के जीवन से परे, इंट्रोवर्शन की महिमा। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि इंट्रोवर्शन को समाज में कमतर क्यों समझा जाता है
और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों में छिपी ताकत और नेतृत्व की क्षमता कैसे प्रकट हो सकती है। लेखक यह बताती है कि कैसे समाज में रॉक स्टार जैसी एक्सट्रोवर्टेड व्यक्तित्व की छवि को आदर्श माना जाता है। अक्सर एक्सट्रावर्शन को सफलता और प्रभावी नेतृत्व के साथ जोड़ा जाता है, जबकि इंट्रोवर्शन को कमतर या असामाजिक समझा जाता है। इस चैप्टर में सुसान केन इंट्रोवर्शन की वास्तविक शक्ति और इसके अद्वितीय गुणों को उजागर करती है। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की विशेषताओं में गहन सोच, संवेदनशीलता और आत्मनिरीक्षण शामिल होते हैं। वे आमतौर पर सुनने में अच्छे होते हैं और ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, जो उन्हें प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। इंट्रोवर्शन की ये विशेषताएं अक्सर उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल के रूप में प्रकट होती है। लेखक यहाँ इंट्रोवर्टेड नेताओं के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देती है, जो अपनी इंट्रोवर्शन के बावजूद प्रभावशाली नेतृत्व और सफलता हासिल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स, जिनकी शांतचित्तता और गहराई से सोचने की क्षमता ने उन्हें एक सफल उद्यमी और समाज के प्रेरणा स्रोत बना दिया। इसी तरह स्टीव जॉब्स की इंट्रोवर्शन ने उन्हें अपने विचारों को गहराई से विकसित करने और उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद की। लेखक यहाँ इंट्रोवर्शन रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अक्सर अकेले में सोचने और विचारों को गहराई से विकसित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार उनकी रचनात्मकता और नवीनता का स्रोत उनके शांतचित्त और इंट्रोवर्टेड स्वभाव से होता है। उदाहरण के लिए वे अपनी सुनने की क्षमता, गहन सोच और संवेदनशीलता को अपनी ताकत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को भी समाज में अपनी भूमिका और योगदान को पहचानने की जरूरत है और उन्हें अपने स्वभाव को एक सकारात्मक तरीके से व्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। लेखक इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन और कार्यस्थल में अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। वे सुझाव देती है कि इंट्रोवर्शन को केवल एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक विशिष्ट ताकत के रूप में समझना चाहिए जो प्रभावी नेतृत्व और सृजनात्मकता में योगदान दे सकती है। चैप्टर 7, इंट्रोवर्शन का एक अलग रूप, एशिया और एक्सट्रोवर्टेड आदर्श। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां इंट्रोवर्शन को अलग-अलग तरीके से समझती और स्वीकार करती है। विशेष रूप से लेखक एशियाई संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उसकी विशेषताएं उजागर करती है और यह तुलना करती है कि कैसे पश्चिमी संस्कृतियों में एक्सट्रावर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिमी संस्कृतियों में एक्सट्रावर्शन को सफलता और प्रभावी नेतृत्व के साथ जोड़ा जाता है। इसके विपरीत एशियाई संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन को अधिक सम्मानित किया जाता है। एशिया में शांति, आत्मसंयम और गहन सोच को मूल्यवान माना जाता है और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की इन गुणों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेखक यहाँ एशियाई संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन की विशेषताओं को रेखांकित करती है। उदाहरण के लिए जापान और चीन में इंट्रोवर्शन को आत्मनियंत्रण और समर्पण के साथ जोड़ा जाता है। इन संस्कृतियों में व्यक्तिगत उपलब्धियों की बजाय समूह की भलाई और सामूहिक सफलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के स्वभाव के साथ मेल खाता है। एशियाई समाज में इंट्रोवर्शन की अपेक्षाएं और रोल मॉडल विभिन्न होते हैं। एशियाई समाज में इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को अधिक विचारशील और गंभीर माना जाता है और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान मिलता है। इसके विपरीत पश्चिमी समाजों में, जहां एक्सट्रावर्शन को प्रोत्साहित किया जाता है, इंट्रोवर्शन को कभी-कभी नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लेखक एशियाई परिवारों और शिक्षा प्रणालियों में इंट्रोवर्शन की स्वीकृति की चर्चा करती है। एशियाई परिवारों में बच्चों को धैर्य, समर्पण और आत्मनियंत्रण सिखाया जाता है, जो इंट्रोवर्शन के गुणों के साथ मेल खाता है। इसके अलावा एशियाई शिक्षा प्रणालियां भी इंट्रोवर्शन को प्रोत्साहित करती है, जहां गहन अध्ययन और आत्मनिरीक्षण की कद्र की जाती है। लेखक पश्चिमी और एशियाई दृष्टिकोणों की तुलना करती है। पश्चिमी संस्कृतियों में, जहां सामाजिक सक्रियता और एक्सट्रावर्शन को सफलता का संकेत माना जाता है, वहीं एशियाई संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन को एक ताकत और गुण के रूप में देखा जाता है। यह तुलना यह दर्शाती है
कि इंट्रोवर्शन की मूल्यवत्ता सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण विभिन्न संस्कृतियों के दृष्टिकोणों में बदलाव आ रहा है। एशियाई संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन की स्वीकृति और मूल्यांकन अब पश्चिमी समाजों में भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिससे इंट्रोवर्शन को समझने और स्वीकारने का एक नया दृष्टिकोण उभर रहा है। चैप्टर 8 एकांत का सम्मान, संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे इंट्रोवर्शन को सांस्कृतिक सम्मान और समझ प्राप्त हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक इंट्रोवर्शन की ताकत और इसकी भूमिका को सांस्कृतिक संदर्भ में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर देती है। कुछ संस्कृतियां इंट्रोवर्शन को बहुत सम्मान देती है। उदाहरण के लिए, पूर्वी संस्कृतियां जैसे जापान, चीन और कोरिया में इंट्रोवर्शन को आत्मनियंत्रण, विचारशीलता और सम्मान के साथ जोड़ा जाता है। ये संस्कृतियां इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की गहराई से सोचने की क्षमता और शांतचित्त स्वभाव की सराहना करती है। इसके विपरीत, पश्चिमी संस्कृतियों में एक्सट्रावर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ सामाजिक सक्रियता, आत्म प्रस्तुति और बाहरी प्रभाव को सफलता और प्रभावशाली नेतृत्व के संकेत के रूप में देखा जाता है। इंट्रोवर्शन को पश्चिमी समाजों में अधिक मान्यता और समझ प्राप्त हो सकती है। इंट्रोवर्शन को सांस्कृतिक सम्मान देने का मतलब केवल इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देना नहीं है, बल्कि उनके योगदान और प्रभाव को भी स्वीकार करना है। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के पास समस्याओं को गहराई से समझने, रचनात्मक समाधान ढूंढने और शांतिपूर्ण नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होती है। लेखक विभिन्न देशों और संस्कृतियों में इंट्रोवर्शन के प्रति दृष्टिकोण की चर्चा करती है। कुछ संस्कृतियां इंट्रोवर्शन को एक मूल्यवान गुण के रूप में मानती है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे कमतर समझा जाता है। लेखक यह सुझाव देती है कि वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण इंट्रोवर्शन के प्रति सम्मान बढ़ रहा है और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की ताकतों को पहचानकर और उन्हें उचित सम्मान देकर समाज एक अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण वातावरण बना सकता है। यह विविधता समाज को अधिक सृजनात्मक और प्रभावी बनाता है। भविष्य में इंट्रोवर्शन को अधिक सम्मान और मान्यता मिल सकती है। सांस्कृतिक बदलाव, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इंट्रोवर्शन के सकारात्मक पहलुओं को अधिक व्यापक रूप से समझा जा सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। चैप्टर 9 जब बात एक्सट्रोवर्टेड व्यक्तियों से हो, एक्सट्रोवर्टेड और अंतर्मुखी संबंधों का प्रबंधन। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि कैसे दोनों स्वभावों के लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से रह सकते हैं। एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक रूप से भिन्न दृष्टिकोण और व्यवहार होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड लोग सामाजिक संपर्क और बाहरी गतिविधियों को पसंद करते हैं, जबकि इंट्रोवर्टेड लोग अधिक एकांत और गहराई से सोचने को पसंद करते हैं। यह भिन्नता कभी कभी टकराव का कारण बन सकती है, विशेषकर यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वभाव को समझने में असफल रहते हैं। लेखक एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के बीच बेहतर समझ और संचार के महत्व पर जोर देती है। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अक्सर अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति सीधे और मुखर होते हैं। इसलिए संवाद को स्पष्ट और सहायक बनाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की शैली को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के बीच संबंधों को संतुलित और सकारात्मक बनाने के लिए दोनों को अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार में लचीलापन और समझदारी दिखानी चाहिए। एक्सट्रोवर्टेड लोग इंट्रोवर्टेड व्यक्ति की एकांत समय की जरूरत का सम्मान करें, जबकि इंट्रोवर्टेड लोग एक्सट्रोवर्टेड व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें। लेखक पारिवारिक और मित्रता संबंधों में एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के बीच संतुलन बनाने के तरीकों पर भी चर्चा करती है। परिवार में माता-पिता, भाई-बहन और अन्य सदस्य एक दूसरे की स्वभावगत भिन्नताओं को समझकर सहयोगात्मक माहौल बना सकते हैं। दोस्ती में समझदारी और सहनशीलता के साथ संबंधों को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड व्यक्ति एक साथ काम करते समय विभिन्न दृष्टिकोण और कार्यशैली लेकर आते हैं। टीम वर्क और प्रोजेक्ट्स के दौरान यह महत्वपूर्ण है
कि दोनों स्वभावों की क्षमताओं और योगदानों को समझा जाए और उनका प्रभावी उपयोग किया जाए। एक्सट्रोवर्टेड व्यक्तियों की सामाजिक कौशल और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की गहन सोच का संयोजन एक सफल टीम का निर्माण कर सकता है। एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के बीच सहयोग और समझ से एक दूसरे की ताकतों को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों स्वभावों के व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोण और क्षमताएं लाते हैं, जो मिलकर एक अधिक संतुलित और प्रभावी परिणाम दे सकते हैं। यह विविधता न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि टीम और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चैप्टर 10 शांत व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल में सफल होने के सुझाव। इस चैप्टर में शांत व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल में सफल होने के सुझाव में लेखक इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करती है। इस चैप्टर में लेखक इंट्रोवर्शन की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से काम करने के तरीके और चुनौतियों को पार करने के उपायों पर चर्चा करती है। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को अपनी ताकतों को पहचानना और उन्हें कार्यस्थल पर उपयोग करना चाहिए। इन ताकतों में गहरी सोच, सुनने की क्षमता और आत्मनियंत्रण शामिल है। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपनी इन विशेषताओं का उपयोग करके कार्यस्थल में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के लिए विचारशील संचार एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। लेखक सलाह देती है कि इंट्रोवर्टेड लोग अपनी विचारशीलता और सटीकता को संचार के माध्यम से व्यक्त करें। महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों को स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत करने से वे कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपने एकांत समय का प्रबंधन कर सकते हैं ताकि वे कार्यस्थल पर अपनी उत्पादकता और मानसिक ताजगी को बनाए रख सकें। एकांत समय उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जहां वे अपने विचारों को संकलित कर सकते हैं और कार्यों को सही ढंग से योजना बना सकते हैं। इसलिए कार्यस्थल पर कुछ एकांत समय प्राप्त करने के लिए उन्हें रणनीतियां अपनानी चाहिए। सार्वजनिक बोलने और टीम वर्क में इंट्रोवर्टेड व्यक्ति की सफलता को बढ़ाने के लिए लेखक सुझाव देती है कि वे धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सुधार करें। छोटे समूहों में बातचीत से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े प्रस्तुतियों की ओर बढ़ें। टीम वर्क में अपनी भूमिका और योगदान को स्पष्ट रूप से समझाएं और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के लिए नेटवर्किंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लेखक सलाह देती है कि नेटवर्किंग को छोटे, व्यक्तिगत और सारगर्भित वार्तालापों में विभाजित किया जाए। नेटवर्किंग के दौरान इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपनी सहजता और सुनने की क्षमता का उपयोग करके प्रभावी संबंध बना सकते हैं। कार्यस्थल पर सफलता पाने के लिए इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को स्वप्रेरणा और आत्म प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। वे अपनी कार्यसूची को व्यवस्थित करें, लक्ष्य निर्धारित करें और आत्म प्रेरणा को बनाए रखें। यह आत्म प्रबंधन इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को कार्यस्थल पर अधिक प्रभावी और सफल बनाने में मदद करेगा। इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपने प्रबंधकों और सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए खुलकर बातचीत कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और कार्यस्थल पर समर्थन प्राप्त करने के तरीके खोजें। एक सहयोगात्मक और समझदारी भरा माहौल इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों की सफलता को बढ़ा सकता है। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी सफलताओं को स्वीकारें और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यह दृष्टिकोण कार्यस्थल पर उनके प्रदर्शन और समग्र सफलता को प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 11 अंत में इंट्रोवर्शन की शक्ति। इस चैप्टर में लेखक इंट्रोवर्शन की अंतर्निहित ताकत और उसके महत्व को समाप्त करती है। इस चैप्टर में केन इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के अद्वितीय गुणों और उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के महत्व पर जोर देती है। वह इंट्रोवर्शन को एक ताकत के रूप में स्वीकार करने और उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। लेखक इंट्रोवर्शन की शक्ति को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इंट्रोवर्टेड लोग अक्सर गहराई से सोचने, ध्यानपूर्वक सुनने और स्थिरता की ओर झुकाव रखते हैं। ये गुण व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंट्रोवर्शन को एक ताकत के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। इंट्रोवर्शन के कई सकारात्मक पहलू होते हैं,
जैसे कि आत्मनियंत्रण, गहन विश्लेषण और भावनात्मक समझ। इंट्रोवर्टेड लोग शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल में अच्छी तरह से काम करते हैं और उनकी क्षमता दूसरों की ताकतों को पहचानने और उनका सम्मान करने में होती है। इंट्रोवर्टेड लोग अपनी सोच और विचारशीलता के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हैं। उनके योगदान विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि नेतृत्व, रचनात्मकता और अनुसंधान में महत्वपूर्ण होते हैं। समाज और सांस्कृतिक संदर्भ में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे लोग इंट्रोवर्शन को अधिक समझने और स्वीकार करने लगे हैं। यह बदलाव कार्यस्थल, शिक्षा और सामाजिक जीवन में इंट्रोवर्शन की शक्ति को पहचानने और उसका सम्मान करने में मदद कर रहा है। लेखक यह मानती है कि इंट्रोवर्शन की शक्ति को अधिक व्यापक रूप से मान्यता मिलने की संभावना है। समाज में विविधता और समावेशिता की ओर बढ़ते कदम इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों के गुणों को अधिक मान्यता देने और उनका सम्मान करने में मदद करेंगे। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को अपनी ताकत को समझने और उसे समाज में सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज को भी इंट्रोवर्शन के प्रति खुला और सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी क्वाइट की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। इस किताब में लेखक इंट्रोवर्शन को एक ताकत के रूप में स्वीकार करने और उसे समाज में उचित मान्यता देने की आवश्यकता पर बल देती है। इंट्रोवर्शन की विशेषताएं जैसे कि गहरी सोच, सुनने की क्षमता और आत्मनियंत्रण इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को अद्वितीय ताकत प्रदान करती है। इन गुणों के माध्यम से इंट्रोवर्टेड लोग महत्वपूर्ण विचार, समाधान और दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, जो कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। पश्चिमी समाजों में जहां एक्सट्रावर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है, वहीं अन्य संस्कृतियां इंट्रोवर्शन को गहराई और समझ के प्रतीक के रूप में मानती है। इस विविधता को समझकर हम इंट्रोवर्शन के सकारात्मक पहलुओं को अधिक व्यापक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। एक समावेशी और विविधतापूर्ण समाज में इंट्रोवर्शन की ताकतों को समझना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण होगा। यह न केवल इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करेगा, बल्कि समाज को भी अधिक संतुलित और समृद्ध बनाएगा। इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को अपने गुणों को पहचानने और उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। किताब सुझाव देती है कि इंट्रोवर्टेड व्यक्ति अपनी ताकतों का सही उपयोग करे और कार्यस्थल, सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करे। इंट्रोवर्शन के प्रति बढ़ती समझ और सम्मान से समाज में अधिक समावेशिता और विविधता आएगी। यह इंट्रोवर्टेड व्यक्तियों को उनके अद्वितीय गुणों के लिए मान्यता दिलाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगा। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्टसेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।